अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। आज का मौजूद गुफ्तगू मुल्की सियासी सूरत हाल है और न सिर्फ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बल्कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त पड़ोसी मुल्क अमरीका में। पड़ोसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो वहाँ पे सदारती इंतखाबात का जो सिलसिला है तमाम ही स्टेट्स में, तमाम रियासतों में वो जारी है और हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है बहुत ज़्यादा बेचैन है और रात से ही ये सिलसिला, बल्कि कई एक दिन पहले से सिलसिला शुरू हो चुका है कि सदारती उम्मीदवार जो दो मुंतखब हैं उनमें से कौन जो है वो कामयाब होता है। तो बड़े दिलचस्प तबसरे और तज्ज़िये हो रहे हैं। देखें, मैं गुज़िश्ता रोज़ भी आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि बड़ी तादाद ऐसी है जो तबसरे कर रही है जिनको शायद नक्शे में भी इस बात का इल्म नहीं है कि अमेरिका दुनिया में किस जगह वाक़ है और बड़े भरपूर तज्ज़िये और तबसरे हो रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ माशाल्लाह हर मौजू के ऊपर ही तबसरे करने के लिए लोग जो है वो दस्तयाब होते हैं। हम वक्त मईशत के ऊपर, सियासत के ऊपर, खेलों के ऊपर एक ही शख्स जो है वो तबसरे और तज्ज़िये कर रहा होता है। तो अमेरिका की सियासत के ऊपर बड़े दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं, उससे बड़ा भरपूर तरीके से महसूस हो और हकीकत क्या है वो इससे कहीं बहुत ज़्यादा दूर है और इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ भी है। फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा, कभी इसको मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे तो इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि वहाँ पे किस तरह का निज़ाम राइज है। और हमारे यहाँ जो है वो रात भर से लोग मैसेज कर रहे हैं कि इनका फॉर्म 47 कब आएगा और वहाँ की जो जीटी रोड है उसका नतीजा क्या होगा। ये हमारा आलम है, हमारा तरफ तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं उनको अपनी तरह ही देखते हैं और अपनी तरह ही उनको समझते हैं। जनाब, वहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं होती। वहाँ का जो इंतखाबी मरहला है वो यकसर मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ 4 टाइम जोन्स हैं। अब ये एक और बहस है, ये भी समझाऊँगा कभी किसी वक्त में कि क्या है मुख्तलिफ औक़ात में जो है वो वोटिंग होती है। कुछ पहले मरहले में हुई है, कुछ दूसरे मरहले में हुई है और बड़ा रिफाइंड एक प्रोसेस है वाक़तन जो जमहूरी निज़ाम है वहाँ पर राइज है और किस तरह फिर इंतखाबी मरहला मुकम्मल होता है। तो बहरहाल मैं मुमासलतें ढूँढ रहा था कि हमारे यहाँ जो एक सियासी रहनुमा हैं, सोशल मीडिया के सबसे बड़े हीरो सियासी रहनुमा और वहाँ के जो एक सदारती उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनमें मैं मासलत ढूंढ रहा था क्या कुछ है और बहुत दिलचस्प मासलत है। बहुत सारी चीज़ों के अंदर इंतखाबी रैली, फिर इंतखाबी बयानात, फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल, एआई के ज़रिए मुख्तलिफ पोस्ट बनाना और फिर अपने आप को मशहूर करना। यहाँ पे भी इसी तरह होता रहता है 804 804। ये सब ड्रामेबाजी जो है ना वो तकरीबन दोनों में जो है वो एक जैसी पाई जाती है। तो बहरहाल अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा इस पर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे जो है वो इस बारे में गुफ्तगू करूँगा और समाजी मामलात भी ज़ेर बहस आएँगे और साथ साथ सियासी सूरत हाल भी। सबसे पहले मौजूद मेहमान सलमान राजा साहब तशरीफ़ फरमाएँ, माहिर शऊर हैं और शऊर की सबसे ज़्यादा मैं हमेशा कहता हूँ कि कमी है बल्कि कहत पाया जाता है। तो इस हवाले से काम कर रहे हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त कोशिश है। तो प्रोफेसर साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए जी हमारे अपने अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी वाबस्तगी है, लेकिन बड़े एक मंझे हुए सियासतदान हैं, समझदार एक इंसान है। इसकी वजह ये नहीं है कि हमारी आपकी जो है वो दोस्ती बहुत ज़्यादा है, बल्कि वाक़तन मामलात पर बड़ी संजीदा गुफ्तगू करते हैं और सियासी मामलात के हवाले से एक तो हमारे यहाँ सियासी कारकुनों का एक रवैया होता है कि अपनी पार्टी के अलावा सारी ही पार्टियों को जो है वो गलत समझते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मामला नहीं है, तो खुदा का शुक्र है। तो रज़ाक बाजवा साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई। यासिर भाई, तो रज़ाक भाई से इसको इतनी तारीफ नहीं कर डाली, हम हमेशा से आपकी कदर करते हैं और वाक़तन बहुत थोड़े लोगों में ये चीज़ पाई जाती है कि अपनी पार्टी से एक तो वाबस्तगी होती है ना तो उसकी हर चीज़ सही नज़र आ रही होती है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। बड़ी खुलकर तनकीद भी करते हैं और इस चीज़ को तस्लीम भी करते हैं कि इसको दुरुस्त होने की ज़रूरत है। प्रोफेसर, अमेरिका का जो सिलसिला है हमारे यहाँ, जैसे मैंने अभी कहा कि लोग हमारे बड़े सीधे हैं। अभी रात भर मैसेज कर रहे थे कि वहाँ का फॉर्म 45 कब आएगा, 47 कब आएगा। तो ये इसको रहा था, क्या फ़र्क नज़र आता है? मौज़े माशरों के अंदर मैं देख रहा था, पोलिंग हो रही थी, लोग भरपूर हिस्सा लेते हैं, किसी भी रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो, काले हो, गोरे हो, ब्राउन हो या और कोई हो, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो। बड़ी डाइवर्सिफाइड कल्चर है, एक सोसाइटी है, एक मुल्क है, मुख्तलिफ रियासतों के ऊपर जो है वो पेश करता है।
फिर मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ तो हम टर्नआउट को ही रो रहे होते हैं, लोग घरों से नहीं निकल रहे होते, सोशल मीडिया पे सारा सारा दिन ज़ाया करते हैं, लेकिन वोट डालने की बारी आती है तो घरों पे पड़े सो रहे होते हैं। 5 बजे ख्याल आता है कि जी वोट डाल दें, अब आखिरी वक्त है, जब वहाँ जाते हैं फिर भीड़ देखते हैं तो वैसे ही वापस चले जाते हैं। लेकिन वहाँ मैं देख रहा हूँ रात से ही जो सुबह का उनका वक्त था, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वोट डालने के लिए जा रहे हैं। और मज़े की बात है अभी तक कोई वो सिलसिला भी नहीं है कि जी धांधली हो गई, ये हो गया, जी कुछ और हो नहीं गया। है। क्या फ़र्क है प्रोफेसर साहब, ज़रा बताइए तो। दोनों रुख पे बात करते हैं। जी इनफरादी तौर पे यासर, एक दुनिया में शायद सबसे बड़े फ़लसफ़ों में एक फ़लसफ़ा है जो कि इब्न अरबी का फ़लसफ़ा कहलाता है। वो फ़लसफ़ा है, अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं नॉलेज फॉलोज़ द नोन, उर्दू में कहते हैं इल्म मालूम के ताबे है। ये बहुत बड़ा जुमला है। जी अब इसके मायने क्या है कि ज़रूरी नहीं कोई चीज़ मेरे इल्म में हो तो मुझे उसके बारे में मालूम भी हो। बिल्कुल ठीक है। बहुत फ्रांस एक मुल्क है, मुझे मेरे इल्म में है, सही, लेकिन क्योंकि मैं फ्रांस का भी गया नहीं हूँ तो मुझे उसके बारे में मालूम बहुत अच्छी नहीं बात है। है, बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल इनफरादी तौर पे जब आपको किसी भी चीज़ का इल्म होता है बज़ाहिरी तौर पे, तो आप उस पर तबसरा करने लगें, ये अक्लमंदी की अलामत नहीं है, ये शऊर की अलामत नहीं है। किसी भी चीज़ पे तबसरा करें तो आपको उसके बारे में मालूम भी होना चाहिए, सिर्फ इल्म नहीं होना ज़रूरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। ये तो इनफरादी बात हो गई। अब इज्तिमाई तौर पे जो जैसे इंसान का इनफरादी एक शऊर होता है ना, तालीम हासिल करता है, सोच व विचार करता है, गौर व फिक्र करता है, मुशाहिदा करता है, इससे इंसान की शख्सियत बनती है, उसका माइंड बनता है। इस तरह कौम का भी एक इनफरादी शऊर होता है कि उस कौम को क्या तालीम दी जा रही है। आपका स्कूलिंग सिस्टम, जो तरबियती इदारे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। फिर कौम के अंदर किस तरह सोच और फिक्र बेदार की जा रही है, आपके मीडिया चैनल्स क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, मूवीज़ और इस तरह की चीज़ें क्या हो रही हैं, लोगों में इंटरेक्शन किस तरह की है, रिलीजियस मेंटेलिटी क्या है, अप्रोच क्या है, जो एक्सपर्ट्स हैं, क्लरिक्स हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, स्कॉलर्स हों, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इस तमाम चीज़ों से कौम का इज्तिमाई शऊर बनता है। अगर कौम का इज्तिमाई शऊर बेहतरी की तरफ है तो फिर वो कौमें जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक टूवर्ड्स एन अप्रोच, उनके एक तरीकाकार होता है। और अगर ये सब चीज़ें मिसिंग है तो नीचे से पूरा जो है पूरी बिल्डिंग कोलैप्स करती है। और फिर वो ऐसा बिहेवियर जो आपने अभी बताया कि जी वो पूछ रहा फॉर्म 47 कब आ रहा है, यानी कि जो कौमों के पास शऊर नहीं होता इज्तिमाई, तो फिर वो हर चीज़ का मजाक और तंज और मिजाह के अंदर पड़ जाते हैं, और इस बदतरीन तरीके से पड़ जाते हैं कि वो एंड में अपना मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और वो इसको सेंसिबल समझते हैं कि यार हम मजाक उड़ा रहे हैं, हम तो मजाक ही उड़ा रहे हैं ना। मजाक उड़ाने का मकसद ये होता है कि आप बेहतरी की तरफ जाओ। मजाक उड़ाने का मकसद ये नहीं होता कि आप उससे और मज़ा लो, चाशनी लो। तो हमारी कौम, अलमिया ये कि हमारी कौम इस चीज़ का शिकार हो गई, शिकार हो चुकी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इन चीज़ों को जो है अब जिस तरह लेना चाहिए उस तरह नहीं ले रहा है। तो भाई बड़ी अजीब बात है। अब वो सियासी मुखालफत हो जाएगी, लेकिन मैं दोनों का ना मवाजना कर रहा था। वो जो उधर का लीडर है, यहाँ का लीडर जो एक हमारे हैं, वो जो कैंपेन सारी चलती रही। आप तो सियासी कैंपेनें आपने चलाई हैं, अब साला साल आपने जो है वो देखें किरदारों को बनते हुए देखा है। बड़ी अजीब सी वो है। तो ये क्या पढ़े लिखे माशरों के अंदर भी ये चीज़ काम करती है कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए जहन साजी करके वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह की कैंपेन चलाई गई बराबर का जो है वो मामला चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया के ज़रिए वो हाल हुआ है कि संभालना मुश्किल हो गया। अब ज़रा बताइए आपने क्या इससे देखा है, क्या आपने कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क, वो अमेरिका तो खैर वो हमारा पड़ोस तो नहीं है, लेकिन वो तो सबसे आखिरी मुल्क समझता हूँ। बिल्कुल सही। हाँ, वहाँ एक इलेक्शन की फिजा है और अच्छी बात है, जमहूरियत में इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन वो वहाँ पे जो साहब हैं जो लीड कर रहे हैं, जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, और हमारे यहाँ इमरान खान या पागल खान या जो भी कह रहे हैं, वो वहाँ का पागल खान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ के अमेरिकन कह रहे हैं, वहाँ सोशल मीडिया कह रही है। और जिस तरह वो बड़े बड़े ख्वाब हमें हमारे खान साहब ने अपनी सियासी ज़िंदगी में, वैसे तो वो हयात हैं, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज फरमाए, और वो अपने हाथों से देखें कि किस किस्म का उन्होंने पाकिस्तान था और जो उसका हशर किया, और अब वो किस तरह दोबारा तरक्की याफ्ता होते जा रहा है। वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखें, अल्लाह पाक ने इतनी ज़िंदगी दे कि वो जेलों की सलाखों के पीछे पाकिस्तान को दोबारा बनता, फलता, फूलता, तरक्की करता हुआ मुल्क देखें। तो मैं तो अमेरिकन आवाम से गुजारिश ही कर सकता हूँ, हम तो भाई उनसे गुजारिश करते हुए भी डरते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही तकड़े हैं। तो भाई वो भी अपना फैसला कहीं 804 वाला ना कर लें, वो सोच समझ के करें। वो भी बहुत बड़े बड़े बुलंद दावे कर रहा है, वहाँ पर इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है कि वहाँ लोग हंस रहे हैं कि ये सब क्या होगा। तो उन्हें सबक लेना चाहिए। हमारा 804 भी जेलों में पड़ा हुआ है जो दावेदार था। तो खैर वो बड़ी पढ़ी लिखी कौम है, बड़ी बाशऊर कौम है अमेरिकन, और वो
मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह का सोशल मीडिया पे सियासी शऊर हमारे नौजवानों ने हासिल किया था, वहाँ के ऐसी चीज़ें मुझे देखने में नहीं आई। बिल्कुल सही। वो वहाँ के जो प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार हैं, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह, वो उनको एक ठीक है, वो वहाँ के पॉपुलर लीडर है, वो कोशिश कर रहे हैं और उनका हक बनता है वो बिल्कुल अपनी सही। आवाम से वोट मांगे। शायद वो कामयाब ना हो पाए, मुझे नहीं लग रहा कि, लेकिन वो दावेदार वो इमरान खान से भी बड़े हैं कि जी मैं तो जीता पड़ा हूँ। तो खैर ये उनके मुल्क का मामला है। हमें तो अपनी एक छोटी सी कंट्री जो एक 20-25 करोड़ आवाम पर मुश्तमिल है, जो गुर्बत की लकीर के नीचे है, जिनका तालीमी स्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुका है, हेल्थ का स्ट्रक्चर हमारे मुल्क में बर्बाद हो चुका है, जस्टिस का, इंसाफ का तकाजा आप देख लें कि आप पर 173 केस हैं, आपको बेल दी जा रही है, आपको ज़मानत दी जा रही है, और जजेस कह रहे हैं कि आगे भी 30-40 कर लोगे तो मैं एक्स्ट्रा आपको वो भी दे रहा हूँ। तो ये है हमारे मुल्क का जो है वो इंसाफ का जो दौरा था यहाँ पे, बदकिस्मती से एक दौर ऐसा भी गुजरा है। मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादा फोकस मैं अपनी कंट्री को ही करूँगा, अपने हालात को करूँगा, अपने मुल्क के मामलात को करूँगा कि अल्लाह पाक करे कि हम अपनी महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं, अपने नौजवानों को जो जो जिनकी बहुत सख्त किस्म की जो है जहन साजी हुई है, उन्हें दोबारा से अपने ट्रैक पर ले आएँ, महंगाई को कम करने में कामयाब हो जाएं। लोगों को चलें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि मामलात ही बहुत सारे बिगड़े हुए हैं हमारे मुल्क के, लेकिन कुछ बेहतरी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा गवर्नमेंट लेके जाने की कोशिश कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ना कोई वफाक में हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पाकिस्तान नून लीग की है, हम उनके सपोर्टर हैं, उनके इत्तेहादी हैं, लेकिन मैं ये पूरी दुनिया में जो एक अच्छा मैसेज आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो बाहर के ममालिक से वफूद आ रहे हैं, जो 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 सरमायाकारी यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ना हुआ तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतरी आ जाएगी, कुछ हमारी मशीयत में बेहतरी आने की तवक्कुआत हो गई है, सारी दुनिया के ममालिक भी कह रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान के भी जितने भी तज्ज़िया निगार हैं, जो मशीयत पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, जिनकी मालूमात हैं, जो अपने अपने इदारों के प्रोफेसर हैं, जिस तरह अभी प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा बयान किया, मैं खासा खुश हुआ हूँ इनकी गुफ्तगू से। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आगे जा कर के अल्हम्दुलिल्लाह इस शिकंजे से जो इमरान खान ने अपने 4 साला दौरे इक़्तिदार में जिस तरह इस टाइटैनिक को डिबोया था, इसको जिस तरह बर्फानी इलाके में ले जा के लावारिस छोड़कर, और ख़ुद वो जा कर के अब अंदर बैठ कर के कभी बिजली का रोना रो रहा है कि मेरे, वो ये नहीं कह रहा कि मेरे मुल्क में उजाला करो, वो ये नहीं कह रहा कि मेरे मुल्क से लोड शेडिंग का ख़ात्मा करो, वो ये नहीं कह रहा कि मेरे मुल्क में बिजली की कीमतें कम करो, बाबा मुझे तो ना दो, मेरे साल में एक पंखा, एक एसी, एक बल्ब पे मत दो मुझे, वो ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है बाढ़ में गया तुम्हारा मुल्क और तुम्हारी आवाम, मेरे साल में बिजली का इंतज़ाम दुरुस्त कराओ, मेरे एसी को दुरुस्त कराओ, मुझे जो है वो देसी बकरा देसी घी में भून कर दो, मुझे जो है अंदर आसानियाँ दो। वो अपनी ज़ात की आसानियों के लिए अपने लॉयर वकला को, अपनी जो सियासी कमेटी आती है उनको वो अपनी तकलीफ़ात से आगाह करता है, यानी अपनी ज़ात की, अपनी कौम की नहीं। तो ये तो शऊर था, ये बड़ा बदनसीबी है, हमारे मुल्क की बड़ी बदकिस्मती थी कि जिसके पीछे पाकिस्तान के लाखों करोड़ों नौजवानों ने जिन्हें अपना मुस्तकबिल समझा था, जिन्होंने उनके फॉलोअर बने, तो आज मैं समझता हूँ कि वो बहुत मायूस है। तो अब अभी भी मौका है, तौबा इस्तग़फ़ार के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं तो तहरीक इंसाफ के दोस्तों से, क्योंकि मैं रहा हूँ, तो वो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि देख लें आप इस शऊर में और कितना डूबना चाहते हैं। आप देख लें, आपके पास KPK 14 सालों से है, आप देख लें कि KPK में क्या हाल है, वहाँ हेल्थ का निज़ाम बैठ चुका है, वहाँ करप्शन का, आपस में ये सिर्फ माल पर झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ के
वहाँ के जो 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 उन्हें मिलते हैं पैसे उस सूबे को, वो उनकी आवाम पर खर्च नहीं हो रहे। यार अगर कुछ करना था तो चलें, आप पूरे मुल्क में ना कर सके तो आप KMA में तो एक रोल मॉडल बना सकते थे ना। मैं बल्कि आपको अपनी वो बताता हूँ कि अभी जब मैं होकर आया हूँ तो वो एक जगह आग लगी हुई थी फैक्ट्री के जी, अंदर। वो उस आग ने पता तबाही ये चला कि गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की और एम्बुलेंसेज वो एहतजाज के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब इस्लामाबाद ले गए, वहाँ पर वो डीजल खत्म हो गया, वो वहीं पे खड़ी हुई है, उधर पूरी बल्कि आग सर ने वो कर दिया, एयरफोर्स ने आके आग बुझाई। यासिर साहब, मैं आपकी खैर आपको क्या मैं वहीं खड़ा हुआ था, आग लगी हुई थी और मैं देख रहा वो था। सारी गाड़ियां पंजाब गवर्नमेंट ने FIR में डाल दी हैं, वो अब केसेस का हिस्सा है। नहीं, वो छुड़ा के लिए आए, डीजल डलवाए लेकर आए, लेकिन वो डलवाए नहीं, कौन? वो केसेस में भी आ गई, FIR में भी आ गई। उनका क्या काम था वहां पर आकर? प्रोफेसर, अब ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल मैं देख रहा था, बड़ा वाज़े फ़र्क नज़र आया कि जो पढ़ी लिखी महज़िब कौमें होती हैं ना, या बाशऊर कौम आप उनको कह भी लें, तो वो जानती हैं कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया की वजह से। जो बेहतरी आनी चाहिए थी वो नहीं आई, और उसकी वजह ये है कि तालीम से दूरी और ना शऊर ना आगाही, और फिर जिसके ज़रिए एजुकेट किया गया। यानी कि मैं मिसाल आपको दूँ एक छोटी सी, कि मैं ये अभी जब कैंपेन चल रही थी तो मैं एक एप्लीकेशन देख रहा था, उसके अंदर जो है वो रील सामने आ रही थी, तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत एक बातें हो रही थी, और वो उनके जो सदारती उम्मीदवार हैं उनकी आवाज़ में हो रही थी। उनका माइक सामने लगा हुआ था और वो बातें कर रहे थे, और नीचे इंग्लिश के अंदर वर्डिंग जो है वो ऑटो जनरेट हो रही थी। तो मैंने जब पहली दफ़ा उसको सुना, मैंने कहा तो बड़ी खूबसूरत और बड़ी काम की बातें हो रही हैं, तो ये शख्स इतनी काम की बातें कर सकता है, तो मैं उसको लामहला लाइक किया। थोड़ी देर बाद उसी से रिलेटेड मेरे पास और भी वो आने लगे। जब मैंने उसके ऊपर गौर किया तो फिर मुझे समझ में आया कि ये AI जनरेटेड वीडियोस हैं, और मैं भी सोचने पे मजबूर कि ये इतनी खूबसूरत बातें, इतने मोटिवेशनल, वो ये एक बंदा, इससे तवक्को नहीं की जा सकती। तो मुझ जैसा आदमी भी एक लम्हे के लिए जो वो चकरा गया। लेकिन वहाँ पे लोगों को पता है कि ये सब क्या टोपी ड्रामा है। अब हमारे यहाँ तो सूरत हाल इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़रा इसका मैं चाहूँगा ज़रा आपने बहुत खूबसूरत बात की। ऐसे देखिए, मैं बेसिक्स से लेके चलता हूँ उसको, कि किसी भी कौम के अंदर जो ना वो एक मयार जो पैदा होता है वो किन बुनियादों पे? सबसे पहली जो किसी भी कौम की ज़रूरत है, किसी भी इंसान की ज़रूरत है, वो रोटी कपड़ा मकान, बेसिक्स। अगर किसी इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, जो इंटरनेशनली अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बात करें तो नींद, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, रोटी कपड़ा मकान जिसको हम कहते हैं, जिनसी ज़रूरियात अच्छी हलाल तरीके से, ये 5 चीज़ें अगर उसकी पूरी नहीं हो रही तो वो इंसान फिज़िकली सुकून में नहीं है, इत्मीनान में नहीं है। पाकिस्तान में जो एक लेबर तबके को तनख्वाह मिल रही है उसमें वो ये सब पूरा नहीं कर सकते। और एक गरीब आवाम चाहती क्या है? आम इंसान क्या चाहता है? वो कहता है मुझे खाने को तो इन टाइम मिल जाए, मुझे सोने के लिए घर मेरा सुकून में हो, बिजली पानी गैस आ रहा हो, मेरी ट्रांसपोर्टेशन मुनासिब हो, दैट्स इट, और मेडिकल फैसिलिटी मुझे मिल जाए मेरी दस्तरस में। अगर उसको ये सब मिलना शुरू हो जाए ना, फिर वो इंसान गौर व फिक्र की तरफ जाए। जब उसका वो मुतमईन होता है ना, जिस्म से मुतमईन होगा, फिर वो दिमाग की तरफ सोचेगा। अगर किसी कौम की एक लाइन होती है, इस लाइन से नीचे जो भी फॉल कर रहा है, फिर उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रैशनल बिहेव करेगा। साइकोलॉजी के अंदर ये रूल है। तो हमारी कौम में जैसा आपने फरमाया 40% पावर्टी लाइन थी, 40% से नीचे लोग थे पावर्टी लाइन, लेकिन अब वो 50% के करीब आ चुकी है। सियासी इख्तलाफ और सियासी डिस्कशन अपनी जगह बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन एंड रिजल्ट तो आवाम पे आ रहा है ना। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बोला था कि इस मुल्क के अंदर जो सियासतदान है वो अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है अपना इजारादारी कायम करने में लगी हुई है, जुडिशरी जो है वो इंसाफ दिखाने में लगी हुई है, मीडिया जो है अपनी खबरें बताने में लगा हुआ है। लेकिन इन सब के होते हुए जो इस सब का इज्तिमाई जो कलेक्टिव चीज़ है, मुल्क आवाम, उसकी रेट लग रही है, वो तबाही की तरफ जा रही है। सब अपने अपने कामों में लगे सही। इस सबको एक जगह बैठ के इस कौम के लिए सोचना है, मुल्क के लिए सोचना है। अब दूसरी बात, जब कौम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं होती ना, तो वो कौम जाती तबाही की तरफ, वो कौम जाती मुंतशिर जहन की तरफ। बिल्कुल ठीक है। वो जिस्मानी तौर पे अनफिट हो जाती है, अनहेल्दी हो जाती है, कि जज्बाती तौर पर मुंतशिर हो जाती है, ख्वाहिशाती तौर पर वहशी हो जाती है, और कह लीजिए एहसासाती तौर पर फारिग हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो जब ये सिम्टम नजर, तो फिर अब वो सोशल मीडिया को जो आप कह रहे हैं मीनिंग गलत निकाल रहे हैं और लोग फेक वीडियोस से मिसगाइड हो रहे हैं। मैं कितने लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, मैं बताया यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी रहता हूँ, और बच्चे काफ़ी सारे यंगस्टर से मेरी इंटरेक्शन होती है, तो उनको सेंस ही नहीं है कि कोई भी डाटा आपकी तरफ सोशल मीडिया पे आ रहा है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, किसी भी कहीं भी बात को कि मुस्तनद होने की क्या ज़राए है, क्या तरीक़ेकार है, क्या उसूल है, इसी चीज़ को वेरीफाई कैसे किया जाए। हर चीज़ जो फॉरवर्ड हो जाती है वो वेरीफाइड नहीं होती,
और आजकल तो एआई का दौर आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें जनरेट हो रही हैं Generate और कर रहे सेम वॉइस में जनरेट हो रही हैं। और लोग मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि जी मुझे फॉरवर्ड हुआ था तो ये सही है, बिल्कुल सही। मैंने नेट पे देखा था तो सही है। नहीं, ज्यादा लोगों ने यही शेयर किया है तो ये ट्रेंडिंग पर है, जब तो ये आपको सही ये सेंस नहीं होगा ना, तो ऐसे माशरे में मिसकंसेप्शंस, और लोग उन मिसकंसेप्शंस पे अपने अकीदे और बिलीफ और अपनी यकीन ओपिनियंस बना लेते हैं कि नहीं ऐसा है, बिल्कुल। अनटिल अनलेस उनको जाके घर तक पहुंचा के वेरीफाई कराया जाए। तो फिर प्रोफेसर साहब इसको तो फिर हम जहालत के दौर में हम तो डूबे हुए हैं, फिर इसको और क्या कह सकते ये तालीम की कमी, यही तालीम की सारी कमी की वजह से ही तो अच्छा, अब बात रही कि हमारी जो सियासी जमातें इर्रिस्पेक्टिव सारी सारे सियासी, शामिल हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर वो चाहती हैं इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी करना, मैं 12 आपके प्रोग्राम में पहले भी बोल चुका हूँ कि तालीम से बड़ा कोई काम नहीं है किसी भी नेशन के अंदर। वाह वाह, कोई काम अब मैं कह रहा हूँ रोड नहीं बनाओ भाई, इसके आप बाद हैं सारे। सब बाद में। अच्छा, हम जो एक और मैं आपको टर्मिनोलॉजी बताऊँ, हम अक्सर सुनते हैं ना कि हम अमेरिका से 100 साल पीछे हैं, हम मलेशिया से 50, क्या मतलब होता है इस बात का? कोई भी कौम जब आगे बढ़ती है ना, इवॉल्व होती है, उसका उसूल क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है? पहले वो बेसिक्स पूरी करते हैं, रोटी कपड़ा मकान पानी इलेक्ट्रिसिटी, सही, मेडिकल, ये पूरी करती हैं, ये पूरी हो गई। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोड्स एक्सेसिबिलिटी लाएंगे, रोड्स बनाएंगे, फिर ट्रेड को बेहतर करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। अच्छा, ये सब करने में उनको 50-100 साल लग जाएंगे। आज जो पाकिस्तान जहाँ खड़ा हुआ है, अगर हम ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करने में लगे तो हमें 50-100 साल लग जाएंगे। दैट्स वाई वी से कि हम अमेरिका से 100 साल पीछे हैं, क्योंकि वो ये सब कुछ करते 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 स्टेप बाय स्टेप वहाँ पहुँच चुके हैं। बिल्कुल ठीक उनकी इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हो चुकी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, उनकी बेसिक फैसिलिटीज इंटैक्ट हैं, हर चीज़ सिस्टमेटिक है। अब हम अगर आज शुरू करेंगे, हमें करते करते 50, इसलिए हम 50 साल 100 साल पीछे हैं दूसरी कौमों से। तो ये हमारे सियासतदानों को, हमारे सब ये हम में से ही हैं हमारे सारे भाई। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये मुमकिन कैसे होगा? देखिए, मैं एक बात ही हमेशा कहता हूँ कि इलेक्टोरियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें बात करते हैं कि जुडिशरी का सिस्टम है उसको अगर फाल कर दें, इफेक्टिव कर दें, एफिशिएंट कर दें, लेकिन ये सारी चीज़ें या इस सारे सिस्टम के तो बेनिफिशरी हैं हमारे जो पॉलिटिकल फिगर्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अगर इसमें रिफॉर्म्स ले आएंगे तो उसके सस्टेन कर कभी नहीं सकेंगे? ला सकते, कभी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपने जैसे कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? मैं दुरुस्ती की तरफ जा रहा हूँ। जब मैं ही खराब करने वाला हूँ तो मैं दुरुस्त कैसे करूँगा? अच्छा, वो भी इसके मुतामिल नहीं है जो इसका शिकार हुए में है ना, जो आज दुआइयां दे रहे हैं, मुतामिल नहीं। वो खुद भी जब आए थे तो यही कुछ कर कर आए थे। आज भी आप अगर देखें तो वो कहीं पे ये बात नहीं करेंगे। आज भी उनका मुतालबा ये है कि हमें मौका दे दो, उस सिस्टम को ठीक ना करो, हमें मौका दे दो, क्योंकि इसके बाद भी शायद जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है हमें फितरी उसूल बता देता हूँ आपको, कुदरत का जो कानून है, निज़ाम कानून कुदरत बता देता हूँ। फितरी उसूल ये कि ऐसी सिचुएशन में या तो कोई बहुत बड़ा हादसा होता है किसी कौम के साथ, वो उनको एहसास दिलाता है कि हमसे गलती हो गई। हिरोशिमा नागासाकी बहुत बड़ी मिसाल है, वियतनाम वॉर बहुत बड़ी मिसाल है, क्या कहते हैं अपना मलेशिया बहुत बड़ी मिसाल है, टर्की बहुत बड़ी मिसाल है। तो या तो वो कौम, ये एक कुदरती निज़ाम है कि हादसा होगा, फिर आपके अंदर जो बच जाएंगे लोग कौम के अंदर, कोई बड़ा जलजला आ जाए, कोई बड़ी सैलाब आ जाए, तूफान आ जाए, कोई भी हो सकता है, फिर कौम जो बच जाए उसको ऐसा होता है हम यार किन गलतियों में, अब हम में बिल्ड करना है अपने नेशन। दूसरा तरीका ये कि इसी कौम के अंदर ये जो 24 करोड़ आवाम है, कुछ लोग उठे, और वो कुछ लोग कोई भी हो सकते हैं, जिनको एहसास हो जाए कि नहीं दैट्स इट, अब हम स्ट्रगल करनी है, हमने रिस्पॉन्सिबल बनना है। एक तो होता है रेवोल्यूशन लाना, एक तरीका वो भी है कि आप रेवोल्यूशन के लिए खड़े हो जाए। वो हमारे मुल्क में अभी कोशिश हुई और रेवोल्यूशन का भी जो ना तिया पांचा हो गया, जो था वो कत्ता चिट्टा सब खुल गया। अब ये कि कुछ लोग जिम्मेदार बन जाए। एक उसूल मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि जो ताकत होती है और जिम्मेदारी होती है, ये दोनों साथ साथ चलती हैं, लेकिन ताकत जिम्मेदारी की गुलाम है। लोग समझते हैं कि जिम्मेदारी, ताकत के साथ जिम्मेदारी आती, नहीं, जो जिम्मेदार होता है उसको ताकत खुद ब खुद उसके पीछे पीछे भागती है। तो आप इतने जिम्मेदार बनते चले हैं, इतने जिम्मेदार बनते चले हैं कि पावर स्ट्रगल जो हमारे मुल्क में चला, वो पावर आपके पीछे खुद भागेगी, एंड देन यू आर एबल टू चेंज द कंट्री। फिर आप उसको उस तरह तब्दीली ला सकते हो, रिफॉर्म्स कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे आपने कहा कि जिस डोंगे से मैं निकाल के दूध डाल रहा हूँ बाल्टी के अंदर, उस डोंगे में सुराख है तो दूध वहीं गिरता रहेगा, कभी बाल्टी भरेगी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। रज़ाक भाई, अभी बात हो रही थी रिफॉर्म्स के हवाले से कि इंतखाबी जो तरीक़ाकार है, अब वहाँ पर हम देखते हैं बड़ा सिस्टमेटिक है, और कभी भी किसी स्टेज के ऊपर वो जो कि उनके उम्मीदवार हैं वो तो ये कह रहे हैं, उनका भी जैसे मैंने कहा ना कि तर्ज़ सियासत वही है कि जहाँ से जीतना है वहाँ तक तो अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है। एक जगह का भी मैं देख रहा था खबर कि उन्होंने कहा यहाँ पर मुझे थोड़ा सा हुआ है कि सही नहीं हुआ है इंतखाबी मरहला, यानी कि यहाँ पर भी आपको देखें जहाँ से जीत रहे होते हैं वहाँ सब कुछ सही है, और जहाँ से हार गए वहाँ पे जीत धांधली हुई है। लेकिन वहाँ जिसको हम कहते हैं ना बाय एंड लार्ज मुकम्मल अगर एक मुहासबा करें तो बड़ा शफाफ तरीके से इंतखाबात होते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम कब आएगा, क्या इसके मुतामिल हो सकते हैं? यासिर भाई, मैं तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देख रहा हूँ, हो सकता है
आगे जाकर कभी हो जाए। हमारे लोग ये सोच रहे हो, वो हमने कोशिश करके देख ली ना जी, जी। 18 से 21-22 तक हमने ये कोशिशें करके भी देख ली। तो मैं नहीं समझता कि शायद अब हमारी इतनी ज़िंदगी रह गई है कि यहाँ हम भी देखें कि थंब लगेगा, मैं जनरल स्टोर पे थंब लगा रहा हूँ मेरा वोट चले गया, मैं एयरपोर्ट पे थंब लगा रहा हूँ मेरा वोट चले गया, मेरा मैं जो है वो चांद पे बैठे हुए वोट ले लिया उन्होंने, लोग बैठे हुए उनके, वहां से उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है अपना। तो देखिए एक जो शहूर या जो तरक्की उन लोगों ने की है, हमने दूसरे काम में कर लिए हैं। हमने फार्म 7 और 47 और फलाना और ढिमकड़ा, हमने भी तरक्की की है, लेकिन 2 नंबरी में की है। तो मैं समझता हूँ ऐसा एक ख्वाबी बातें करना कि हम अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो हम जिस तरह उन्हें हम कहते हैं कि जो हमसे 100 साल आगे। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था तो एक मेरे सामने से खबर गुजरी, तो कहने लगी कि जी अमेरिका में शायद मोबाइल 50 साल पहले भी था। वो इंडिकेट कर रहे थे कि इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी। जी, पास मोबाइल फोन था और हम तो आज भी हमारे बड़े बूढ़े जो सादे सीधे लोग हैं वो हैरान हो जाते, ये क्या चीज़ है। सही है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, असूल बनाए जा सकते हैं, इसे कम से कम किया जा सकता है, इसका खात्मा नहीं किया जा सकता। जो हमारे मुल्क में मौजूदा बुराइयों ने जड़ पकड़ ली है, हर आप देखिए ना, चले आप इलेक्शन को हम ले लेते हैं कि जी इलेक्शन में खराबियां हैं, तो क्या दीगर मामला हमारे दुरुस्त हैं? मुझे बता देना कितना बदकिस्मत मुल्क है, कितनी बड़ी बदकिस्मत कौम है। ये मेरी कौम है, ये मेरा मुल्क है, मैं किसी और को तो नहीं कह रहा, मैं खुद को कह रहा हूँ। मिसाल देने के लिए आपके पास ना अदलिया है, ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना इंसाफ है, ना कोई तरक्याती काम है यार। आप कोई ना फोर्सेस है, ना दिफाई इदारे, ना पुलिस है, ना यानी हर चीज़ अपनी सीमा से हट चुकी है। हर जगह वहाँ अपनी मर्जी, अपना फ़ायदा, अपना इख्तियार, और मुल्क को हमने पीछे कर दिया है, ख़ुद को इदारों ने, हमने सब ने आगे कर लिया। तो बदकिस्मती तो ये बस इस पर ये है कि दुआएं की जा सकती हैं। हम तो हर चीज़ दुआएं का, आप देखो ना फ़लस्तीन में भी तो दुआएं मांगी जा रही है ना, कि हमारे यहाँ जुमे वाले रोज़ इतनी बड़ी तादाद में मसाजिद में ये बद्दुआएं दी जाती हैं, यानी इसराइल को, और उसका जुल्म देखें मजीद बढ़ता जा रहा है। उसने सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया है उसको, लेकिन हमारे लोग आज भी सिर्फ बद्दुआएं दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो देखिए जब तक हम अमल नहीं करेंगे। नहीं, मैं वो कथा कलामी की माजरत में देख रहा था, वो क्रिकेट का खिलाड़ी ये है, वो उसको कप्तान बना दिया। उसको पूछा एक साफ़ी ने कि मैच जीतने के लिए हिकमत अमली क्या है, वो कहता है जी अल्लाह की मर्जी है, जो अल्लाह का हुक्म होगा, जो अल्लाह ने लिख दिया है। इस किस्म की बातें कर रहे हैं। हम बहुत संजीदा मुसलमान हैं, हम अनोखे मुसलमान हैं। हमारा यकीन और ईमान जो है वो अल्लाह पर बेहद ज्यादा है। हम ये समझते हैं कि इसराइल खुद ब खुद अपने आप को बम मार के मार लेगा, उड़ा लेगा। फलस्तीन में हमें अपने भाइयों की मदद करने की जरूरत नहीं है, ना इखलाकी, ना माली, ना यानी ये कोई कौम है यार। आप जो है गलत काम करते हैं और अल्लाह से उसके लिए आप तवक्को ये करते हैं कि इसमें हमारी भलाई हो जाएगी। हम खुद गलत कर रहे हैं, मैं करप्शन कर रहा हूँ, मैं रिश्वत ले रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को हराम खिला रहा हूँ, मैं अपने मुल्क का नुकसान कर रहा हूँ, मैं महकमे जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी उसकी बर्बादी। लेकिन आप देखें कि मैं हज भी करता हूँ, मैं उम्रा भी करता हूँ, और मैं महंगे से महंगा उम्रा करता हूँ। यानी ये अच्छा, फिर मैं ये तवक्को करता हूँ कि जो मैंने पाकिस्तान में जो किसी के साथ ज्यादती की है, रिश्वतखोरी की है या जुल्म किया है, वो जाके वहाँ पे माफ करवा लूंगा। यानी एक सिंपल सी बात है। हम लोग कैसे बड़ी सख्त बात है, लेकिन बात तो ये बिल्कुल कहते हैं ना, बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। एक छोटी सी ब्रेक डॉक्टर साहब मैंने लेनी है, वापस आते हैं, इसी के ऊपर मजीद गुफ्तगू जो है वो की जाएगी। एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेना है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और मजीद मामला पर गुफ्तगू की जाएगी। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। भाई जी एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे।
और ब्रेक के दौरान भी गुफ्तगू हो रही थी, ये जो पूरी दुनिया में सियासत हो रही है, ख़ास तौर पे हमारे जो पाकिस्तानी जो कुछ काम कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब तशरीफ़ फरमाएं यहाँ पर, उनसे ब्रेक पे जाने से पहले प्रोफेसर साहब आप अपनी बात में चाहूँगा ज़रा मुकम्मल कर लें, उसके बाद में फिर सियासी शऊर के हवाले से जो दावेदार है ना, क्योंकि आपका तो काम ही शऊर के बेदारी के हवाले से आप काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा था कि जब कौम की बुनियाद पूरी होती है ना, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि आपकी रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स पूरी हुई है, तब वो सोचने पे मजबूर होती हैं, वो जिस्मानी तौर पे इंटैक्ट होती हैं, मेंटली गौर व फिक्र करती हैं, और फिर उनकी रूह बेदार होना शुरू होती है। कौमों की भी कलेक्टिव रूह बेदार होती है। अच्छा, हमारे माशरे में एक कॉन्सेप्ट है, उसको दुरुस्त करता चलूँ कि कामयाब इंसान या एक मुकम्मल इंसान होने की डेफिनेशन हमने बड़ी वीक बनाई हुई है। जो सबसे पहली डेफिनेशन तो जो पैसे वाला है वो कामयाब नहीं। फिर दूसरी डेफिनेशन ये कि जो सेहतमंद है, सेहत बहुत बड़ी नेमत है, बिल्कुल सही है, सेहत नेमत है, लेकिन सिर्फ सेहतमंद होना कामयाब इंसान होना नहीं है। सेहतमंद होने के साथ मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो जिस्मानी तौर पर बहुत सेहतमंद है, लेकिन जहनी तौर पर बीमार है, जज्बाती तौर पर मुंतशिर है। अच्छा, सिर्फ सेहतमंद जिस्मानी तौर पे होना और जहनी तौर पर सुकून में होना भी कामयाब इंसान नहीं, रूहानी तौर पर भी बेदार होना चाहिए आपको। तो एक बेहतरीन कामयाब इंसान वो है जिसका जिस्म सेहतमंद हो, जहन उसका एवॉल्व हो, उसके पास इल्म हो, और रूहानी तौर पर बेदार हो, रूह उसकी बेदार हो। अब ये कौम के ऊपर भी लागू होता है। तो जब आपकी एक किसी कौम की बेसिक स्टेप नंबर 1 जो कि जिस्मानी तौर पर ही वो मेल न्यूट्रिशन है, जैसे हमारे बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, और जो लेबर तबका उसको वो पैसा ही नहीं मिल रहा, वो ज़राए नहीं मिल रहे जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सके, तो वो सोचने पे कहाँ मजबूर होगा। फिर वो ऐसा एक भूखा वहशी दरिंदा या जानवर बन जाएगा, जैसे जंगल में एक जानवर घूम रहे होते हैं भूखे, कि वो कुछ भी देखते हैं उनके खाने के लिए उस पर झपटने लगते हैं। फिर आपके माशरे के अंदर जो है ये मॉरल करप्शन शुरू हो जाती है। जो मॉरल करप्शन आप तसव्वुर कर सकते हैं वो हमारे माशरे में है, पाई जाती है, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो इखलाकी कल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू हो। मैं एक साहब से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि भाई वेस्ट ऐसा है, वेस्ट बुरा है। मैंने कहा वेस्ट पे हम अपने दीन की तबलीग करने जाते हैं, ये बड़ा जिक्र उसको। मैंने कहा हम क्या तबलीग उनको सिखाना चाहते हैं कि जो हमारे रिलीजन में जो कुछ कहा गया वो सब कुछ वो कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी हाँ, लेकिन वो ज़िना नहीं कर रहे और वो शराब नहीं पी रहे। मैंने कहा तो आपको लगता है पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही? बताइए। अस्तगफिरुल्लाह, पाकिस्तान में इतनी हिडन ये दोनों काम हो रहे हैं, मॉरल करप्शन है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधने को तैयार नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं रखते। लेकिन ये सब हो रहा है, तो फिर आप उनको कौन सा इस्लाम सिखा रहे हैं? आप उनको हमारे ऐसे मॉरल करप्टेड बनाना चाह रहे हैं? कि हमारे यहाँ से लोग गए और वहाँ पर जाकर उनको ये तबलीग कर रहे हैं, जापान में जाके, कि आप हमारे जैसे मुसलमान बन जाओ, तो उन्होंने दांतों में उंगलियां दे। डजंट मेक एनी सेंस। तो कौमें वो इर्तिका करती हैं, कौमें वो बनती हैं जो इन चीज़ों से बाहर निकलती हैं, बेसिक्स पूरी करती हैं। हम अभी तक अपनी मैं जैसे मैं कह रहा था कि तमाम सियासतदान इररिस्पेक्टिव, सबको पता है अस्पतालों का क्या हाल है, कराची के क्या पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हाल है। इसमें कोई ढकी छुपी बात हम लोगों से नहीं है, किसी से नहीं है। गवर्नमेंट इदारों का क्या हाल है, आप लाइसेंस बनवाने जाएं, आप शनाख्ती कार्ड बनवाने जाएं, आप पासपोर्ट बनवाने जाएं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं, आप एयरपोर्ट जाएं, आप रेलवे जाएं, आप अस्पताल, सबका क्या हाल है ये आपको ही पता है, हर सियासतदान को पता है। बिल्कुल सही, ये बेसिक। रोड्स का क्या हाल है हर सियासतदान को पता है, पानी कितना आ रहा है नहीं आ रहा हर सियासतदान को पता है, बिजली का क्या हाल है पता है, गैस की क्या सिचुएशन है सबको पता है। बच्चा तालीमी इदारे में जाता है तो उसकी क्या ज़रूरत होती है, उसको यूनिफॉर्म चाहिए, खाना पीना चाहिए, तालीमी इदारे में जाना, ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो ये सब हमको नहीं पता। बिल्कुल सही। अब वक्त आ गया है कि होश के नाखून लें। अब आवाम जाहिल नहीं रही, सोशल मीडिया का इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ है इंटरनेट के एवोल्यूशन से कि आपको पता चल गया कि हमें ये बेसिक चाहिए। अगर आपने पूरी नहीं की तो अब आपके गिरबान पे आएगी आवाम। बिल्कुल ठीक है। इसके जो भी सियासी आपकी पकड़ दकड़ या लड़ाई चल रही है ना, वो चलाए, उसको सियासत को अलग रखिए, आवाम की खिदमत को बेसिक उसूल बनाइए, बुनियादी कानून बनाइए। आखिरी जुमला भाई, वैसे तो बड़ी बात की जा सकती है, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, वाक़तन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि समझ आ गई है। मैं अभी गुज़िश्ता दिनों देख रहा था फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ जो कुछ हुआ, और ये कोई पहला मौका नहीं है, ये तो आपने इस तरह से उनको ट्रेन कर दिया है कि वो बेचारे ज़हनी मफलूज और मफलूकुल हाल जो लोग हैं, जिनका नहीं पता कि कहाँ से आए, अपने आप को पाकिस्तानी भी कह रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। तो मेरा सर जो है ना शर्मिंदगी से झुक जाता है। मुझे वो मिलते हैं ना गोरे, तो वो सवाल करते हैं कि ये आपने अपनी कौम की तरबियत की है, ये आपने इनको शऊर दिया है, ये लोग हैं जिनको आप कह रहे हो कि ये आपके मुस्तकबिल बनेंगे, तो फिर मैं उनको क्या जवाब दूँ? आप फरमाइए। यासिर साहब, बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में अच्छे लोगों को हम सिर्फ अपनी मर्जी का काम ना करने की सलाह देते हैं। देखें ना, जैसे ईसा साहब ने
क्या खराबी की है, क्या गलत काम किए नहीं, उन्होंने? वो तो क्या कोई गलत काम नहीं गलतियां किया ना गुट्टो सीयू उन्होंने। का, आपकी ना कोई आपकी मर्सिडीज अदलिया से को भिजवा खड़ा रहे हैं किया बिठाने है, के लिए। आपके वहाँ मेरिट लेकर आए हैं वहाँ पर। जो पहले जजेस उठकर मुलजिम को देखकर वो क्या अल्फाज में भूल जाता हूँ, सी यू गुट्टू टी सीयू पता नहीं करते क्या थे इस जी। तरह करते थे, वो उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी कर दी। चले मैं सादे लफ्ज़ों में कह देता, मैं ये कहता हूँ कि आप देखें कि वो आप अगर 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 हम इन लोगों की कदर नहीं करेंगे, जस्टिस ईसा साहब जैसे लोगों की, या उनकी हिमायत नहीं करेंगे, या उनकी हिमायत में हम नहीं बोलेंगे, तो ये एक और लाशऊरी होगी, ये एक और बड़ा जुल्म होगा। आप देखिए कि वो कितने सादा गो शख्सियात के मालिक थे, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज फरमाए। मैं उन्हें बहुत उनके वालिद साहब का जो हिस्सा है इस मुल्क की तामीर और तरक्की में, अगर इन बेशऊर गधों को पता लग जाए, इन यूतियों को, तो ये उसके पैर धो धो के पिए। उन्होंने कितना हिस्सा डाला था इनके वालिद साहब ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर इस मुल्क की बलूचिस्तान के हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में। लेकिन अब क्या करें, ये इनकी जहन साजी की गई। आप देखेंगे एक बेकरी वाले ने, वो उस वक्त हाजिर चीफ जस्टिस थे इस मुल्क के, वो चाहते तो साथ में 200-300 पुलिस एहलकार, रेंजर्स, आर्मी सब ताबे आए उनके। पुलिस तो सारी ताबिया थी। देखें वो अपनी फैमिली के साथ गए कुछ बेकरी का सामान लेने के लिए, तो वहाँ उनके साथ क्या सलूक हुआ। और अच्छा उनका कसूर क्या है यार? हम इतने बेहिस हो गए कि हम किसी को भी अपनी मर्जी से सजा दे सकते हैं। चले एक वाकया जो हुआ वो भी बहुत काबिल मजम्मत है, उसे दोहराना नहीं मैं चाहता। और फिर वहां पर यूरोप जैसे मुल्क में, लंदन जैसे मुल्क में, जहाँ जिसका शऊर को हम दिन रात गाते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं, वहां पर भी वही सब लोग, चाहे यहाँ ही के हैं, मैं उनकी वहाँ की मकामी लोगों को जो या वहाँ के जो सिटीजन है, मैं उनको उसका कसूरवार नहीं कहता, ना वो लोग इस तरह के लोग हैं। ये शऊर का आलम हमारा ये है कि जो यहाँ जहन साजियाँ की गई हैं, जो यहाँ तरबियत दी गई हमने नौजवानों को, आपने देखें कि लंदन की फिजा भी उन्होंने आलूदा कर दी है, गंदी कर दी है। इन्होंने हमारे मुल्क का नाम ना सिर्फ इस मुल्क में डिबोया बल्कि पूरी दुनिया में डिबोया। मैं पाकिस्तानियों से जो बाहर मुल्क में बैठे हैं, जो यूरोप में बैठे हैं, या जो जिस कंट्री में भी बैठा, मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल पर उनसे गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को रास्त पे लाएं, उन्हें बताएं ये मुल्क कैसे ठीक हुआ था, कैसे बना था, कैसे इसको अब बचाना है, कैसे इसको चलाना है। ये इमरान खान के शऊर से निकालें अपनी औलादों को, और ख़ुद भी निकलें। अच्छा, यूथियों में कोई उम्र का, माफी भी चाहता हूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई कम उम्र यूथड़ हो। यूथड़ हर उम्र में पाया जा रहा है, वो 60 से 70 साल की उम्र में भी पाया जा रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती है। हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। सारी दुनिया के पाकिस्तानियों से मैं गुजारिश करता हूं, से इसका सहारा लेना चाहिए, करनी चाहिए, अपनी औलाद को, अपने आप को, अपने बच्चों को इस फितने फसाद से बचाना चाहिए। अपने पाकिस्तान में की तरक्की खुशहाली के लिए उसे एक मिसाली मुल्क बनाने के लिए अगर हम कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो कर देना चाहिए, करने की वरना कम से कम खामोश तो हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इस तरह का शऊर अपना बंद कर। रज़ाक भाई, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेगमेंट है वो मुकम्मल हुआ चाहता है, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोफेसर साहब, आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। और यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।